नमस्कार दोस्तों, आप सभी साथियों का इस ऑनलाइन डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपके लिए पॉलिटी की एक स्पेशल सीरीज लेके आया हूं। आप भारत में कोई भी एग्जाम दीजिएगा, इंडियन पॉलिटी से क्वेश्चन हर बार आते हैं। तो इसमें आप ध्यान रखें कि आप जो भी एग्जाम दें उससे पहले आप जो भी एग्जाम हुए हैं इस साल हुए या फिर विगत परीक्षाओं के क्वेश्चन पेपर आप जरूर देखें। उस क्वेश्चन से देखने से आपको यह पता चल जाएगा, ये आइडिया लग जाएगा कि ये प्रश्न कितने लेवल तक आ सकते हैं और आपको यह भी पता चल जाएगा आपका लेवल कहां तक है। ठीक है, और ये सीरीज लगातार हम जारी रखेंगे। अब स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। और मैं लेक्चर स्टार्ट करने जा रहा हूं। आप क्लास को पूरा जरूर देखेगा और बाद में ये भी बताएगा क्लास आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है ना, कमेंट करके जरूर के बताएगा और कुछ ऐड भी करना हो तो भी आप कमेंट कर दीजिएगा। आज का देखिए पहला ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही जबरदस्त होने वाला है। पहला ही क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही बढ़िया होने वाला है। अब देखिए ये पहला क्वेश्चन आ चुका है सामने और आप उत्तर देने की कोशिश करें। अब देखिए पहला क्वेश्चन है। हम क्वेश्चन के साथ में आपको यह भी बता दूं, जितने भी क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन के साथ में सॉल्यूशन भी करने वाले हैं और साथ में कुछ एक्स्ट्रा जानकारी भी लेने वाले। देखिए, निम्नलिखित अनुच्छेदों के कौन से समूह द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार केवल भारत के नागरिकों को अनुदत्त है। यह प्रश्न कह रहा है वो कौन से अनुच्छेद है भारतीय संविधान के अंदर जो कि केवल भारतीय नागरिकों को दिया गया है। वो कौन से अनुच्छेद हैं जो कि सिर्फ केवल भारतीय नागरिकों को ही उपलब्ध है। अब देखिए और भी काफी सारे हैं लेकिन आप ध्यान रखना, पहला ऑप्शन देखिए 14 नहीं है, 20 भी नहीं है, 23 भी नहीं है और 30 भी नहीं है। मैं आपको बता देता हूं 15 तो है। ठीक है, 15 नंबर अनुच्छेद है वो भारतीय नागरिकों को दिया गया भी, 15 नंबर तो दिया गया है, लेकिन 21 नहीं है, 25 नहीं है, 28 नहीं है। इसमें देख लीजिएगा, इसमें तो ये सब नहीं है लेकिन ये वाला है। ध्यान रख लीजिएगा, इसमें भी ये वाला था। ठीक है, मतलब 15 था, 23 था, 30 था। लेकिन अब मैं आपको बता दूं भारतीय संविधान के अंदर 15, 16, 19 और 29 और 30 ये वो अनुच्छेद हैं जो केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। किनको प्राप्त है? केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। नागरिकों को प्राप्त है। तो इस हिसाब से देखा जाए ऊपर वाला तो 3 गलत हो गए। तो देखिए यहां पर 15 आ रहा है, यहां 16 अनुच्छेद नंबर पर आ रहा है, 19 भी आ रहा है, 30 भी आ रहा है। इस हिसाब से ये आपका ऑप्शन सही है। लेकिन ध्यान रखना एक और है, 16 भी एक और है। ठीक है ना, और इन अनुच्छेद में है क्या, तो यहां पर तो आपको पता होगा अनुच्छेद नंबर 15 के अंदर कुछ मामलों के अंदर भेदभाव को निषेध किया गया है। उसके अलावा 16 में लोक नियोजनों के अंदर विशेष लोक नियोजन के अंदर आरक्षण की व्यवस्था कर रखी है। 19 के अंदर 19 जो कि स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित होगी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यह सब स्वतंत्रता का अधिकार इसमें आ रहा है। ठीक है ना, और 29 और 30 के अंदर क्या है, शिक्षा एवं संस्कृति से संबंधित है वोट। तो ये हो गई। अब मैं आपको कुछ और जानकारी दे रहा हूं। अब देखिए इसका तो आंसर ये वाला हो गया। ठीक है, आप ये ध्यान रखना। अब उसके अलावा देखिए भारतीय संविधान के अंदर जो मौलिक अधिकार भारतीय संविधान में जो मौलिक अधिकार है उन मौलिक अधिकारों का वर्णन कौन से भाग में कर रखा है, तो ये भाग 3 में है। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया सवाल है कौन से भाग में है, तो भाग है 3। अनुच्छेद कहां से कहां तक है, तो आप ध्यान रखना अनुच्छेद 12 से लगाकर अनुच्छेद 35 के मध्य भारतीय संविधान के अंदर मौलिक अधिकारों का वर्णन कर रखा है। ये केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, बाकी विदेशी नागरिकों को भी साथ में प्राप्त है, ये भी ध्यान रखना। लेकिन मैंने जो 5 जो आपको बताए हैं ना, एक तो 15,
एक तो 15, एक 16, एक 19, एक 29 और एक 30। ये केवल भारतीय नागरिक है भाई, ठीक है ना। कौन से नागरिक? भारतीय, ठीक है, भारतीय नागरिकों को प्राप्त है। और ये आपको ध्यान रखना होगा, मौलिक अधिकार भाग 3 के अंदर अनुच्छेद 12 से लगाकर 35 तक इनका वर्णन है। आपने पढ़ा होगा अनुच्छेद 12 के अंदर राज्य की परिभाषा दे रखी है, ये भी आपने पढ़ा होगा। 13 के आधार मान के वो क्या बताता है, कुछ मामलों में इसको विधि संरक्षण दे रखा है, ठीक है ना। और 14 से लगाकर विधि की समता का वाला दे रखा है। और 14 से 18 वो हो गया। 19 से 22 वाला में स्वतंत्रता से संबंधित वो दे रखा है अधिकार। 23-24 में शोषण के विरुद्ध है। 25 से 28 आपके धार्मिक स्वतंत्रता से संबंधित है, ठीक है ना, धार्मिक स्वतंत्रता। और 29 और 30 के अंदर शिक्षा एवं संस्कृति वाला। तो ये आपका पहला ऑप्शन हो चुका है। और महत्वपूर्ण जानकारी मैंने दे दी है। उसके अलावा चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आप विशेष ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये भी क्वेश्चन। देखिए, किस राजनीतिक दल की राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने संविधान सभा को भंग कर, आपको मैं ये भी बात बता देता हूं, ये प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, ऐसे ही प्रश्न आजकल आ रहे हैं। अब आप खुद अपना लेवल चेक कर लीजिएगा कि आप कहां पर हैं। ये प्रश्न मैंने खुद ने नहीं बनाए हैं, ये प्रीवियस जो अभी हाल ही में 2025 के अंदर एक एग्जाम लगा था, जो राजस्थान के अंदर आरएस का एग्जाम हुआ, उसे एग्जाम से ये प्रश्न डायरेक्ट उठाए गए हैं और एकदम सेम टू सेम प्रश्न है भाई, कुछ भी इसमें बदलाव नहीं किया गया है। भंग कर उसका पुनर्निर्वाचन वयस्क मताधिकार के आधार पर करने को कहा था। तो किसने कहा था? क्या हिंदू महासभा ने कहा था? क्या हिंदू महासभा ने कहा था, या फिर समाजवादी दल ने कहा था, या फिर स्वराज दल ने कहा था, या फिर मुस्लिम लीग ने कहा था? तो इस प्रश्न का सही आंसर समाजवादी दल होगा, यह भी ध्यान रख लेना। उसके अलावा मैं आपको बता दूं, संविधान सभा के अंदर जो वयस्क मताधिकार की जो बात है वो कांग्रेस ने भी पहली बार कही थी भाई, दल के रूप में, ठीक है ना, ये भी आप ध्यान रख सकते हो। दल के रूप में कांग्रेस ने वयस्क मताधिकार को शामिल, वयस्क मताधिकार के आधार पर, वयस्क मताधिकार के आधार पर किसका गठन होना चाहिए? गठन संविधान सभा का, ठीक है ना, संविधान सभा का गठन। तो ये ध्यान रख लेना। अब मैं आपको ये तो इसका इस प्रश्न का तो आंसर ये हो गया, समाजवादी दल ने वयस्क मताधिकार के आधार पर करने को कहा था पुनर्निर्वाचन, ठीक है ना, ये पुनर्निर्वाचन की बात कर रहा है। और ये बात उस समय की है जब कांग्रेस संविधान सभा बननी थी, उससे पहले की बात है कि संविधान सभा का निर्माण है वो वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। वयस्क मताधिकार का मतलब किसी भी व्यक्ति के साथ में बिना भेदभाव किए अगर 18 साल से ऊपर उम्र है तो उसको बराबर सा हक मिलना चाहिए, या फिर चाहे वोट देने का हो, चाहे राजनीतिक रूप से हो, चाहे सामाजिक रूप से हो। इसलिए ये आपको मैंने बता दिया। अब देख लीजिएगा, संविधान सभा आ रखा है, तो संविधान सभा के बारे में मैं कुछ जानकारी, वैसे मैंने टॉपिक पूरा कवर कर दिया है संविधान सभा का। आप अगर संविधान सभा को पूरा विस्तार से देखना चाहें तो मैं वीडियो डालती हैं, आप वहां पर जाकर भी देख सकते हैं। लेकिन मैं यहां पर कुछ और बता देता हूं, कुछ महत्वपूर्ण जानकारी मैं लिख लेता हूं। संविधान सभा का जो संविधान सभा है, संविधान सभा का जो गठन है वो किस कमेटी के आधार पर किया गया? तो कैबिनेट मिशन है भाई, कैबिनेट मिशन के तहत ही संविधान सभा का गठन किया गया था। ध्यान रखना, देश का विभाजन माउंटबेटन योजना के तहत हुआ था। दो प्रश्न आते हैं बार बार, एक तो आता है संविधान सभा का और एक आता है देश का विभाजन। तो देश का विभाजन पूछे तो माउंटबेटन योजना है, लेकिन संविधान सभा का गठन पूछे तो कैबिनेट मिशन प्लान है भाई, ठीक है ना, कैबिनेट मिशन, यह आप विशेष तौर से ध्यान रखना। और इसका गठन मई 1946, ठीक है ना, 1940 के अंदर इसका गठन किया गया था, यह भी आप ध्यान रख लेना। उसके अलावा अप्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर इसका गठन किया गया था। वैसे बहुत सारे इसमें है पॉइंट, लेकिन मैं कुछ बता रहा हूं, ठीक है ना।
कैबिनेट मिशन के आधार पर इसका गठन 1940 के अंदर इसका गठन किया गया था। अप्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर, और प्रति कैंडिडेट शुरुआत के अंदर इसके अंदर 389 सदस्य को रखा गया था। यह ध्यान रख लेना इंपॉर्टेंट है। बाद में जाके कम हो गए थे, जो कि अंतिम समय में जिस समय हस्ताक्षर किए थे उस समय तो सिर्फ 284 सदस्य ही बचे थे। ये हस्ताक्षर किए उस समय थे, ठीक है ना, ये वाले, ठीक है ना, ये प्रथम पहली बार, ठीक है ना, पहली बार ये थे, इतने, ठीक है ना। फिर विभाजन हुआ, विभाजन के बाद में 324 रह गए थे, ये भी आपको पता होगा, ठीक है। ये अंतिम जो अंतिम बैठक थी उस समय, ठीक है ना। इस प्रश्न का तो सही आंसर ये वाला है, ध्यान रखना, हस्ताक्षर किए थे। कुछ और तारीखें हैं, और 10 लाख पर, यह भी आप ध्यान रख सकते हैं, 10 लाख पर एक संविधान सभा का सदस्य चुना गया था, ठीक है ना। कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, वही मैं बता रहा हूं। वैसे पूरा चैप्टर मैंने वहां करवा दिया है, आप जरूर जाके वीडियो देखें। और उसके अलावा कुछ डेट है, तो मैं डेट के बारे में भी फटाफट बता देता हूं। एक तो 9 दिसंबर है, 9 दिसंबर, 9 दिसंबर है। एक 11 दिसंबर है। ये सब 1946 की है भाई, ठीक है ना, ये भी 1946 की है। अगली 13 दिसंबर है, 1946 है। अब देखिए 9 दिसंबर 1946 को क्या होता है, संविधान सभा की जो पहली बैठक आयोजित हुई थी, ठीक है ना। इसी दिन डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को जो अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बना दिया जाता है। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के सामने पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा क्या रख दिया गया था, उद्देशीय प्रस्ताव रख दिया गया था, जो कि आपको बता दें तारीख थी 22 जनवरी 1947 को उद्देशीय प्रस्ताव पास कर दिया गया था। 22 जनवरी 1947 को उद्देशीय प्रस्ताव पास कर दिया गया था। एक डेट और आती है जिसका नाम है 22 जुलाई 1943। इस दिन क्या हुआ था, तो इस दिन ध्यान रखना, जो आज का तिरंगा है वो इसको उस दिन अपना लिया गया था। उसके अलावा आप ध्यान रख सकते हो 29 नवंबर 1949, इस दिन क्या हुआ था, तो इस दिन संविधान के 16 अनुच्छेद लागू हो गए थे, ठीक है ना। और एक तारीख और आती है 24 जनवरी 1950, इस दिन क्या हुआ था, तो इस दिन यह संविधान सभा की अंतिम बैठक थी, संविधान सभा की अंतिम बैठक, यह भी आप ध्यान रख सकते हो। और इसके अलावा एक तारीख और पूछी जाती है जिसका नाम है 26 जनवरी 1950, इस दिन क्या हुआ था, पूरा संविधान लागू हुआ, पूरा संविधान लागू हुआ। और क्या हुआ था, तो और यहां पर भारत गणतंत्र बन गया था। तो इंपॉर्टेंट है सभी तारीखें। 9 दिसंबर आप ध्यान रखना, प्रथम अध्यक्ष बना दिया गया था, अस्थायी अध्यक्ष बना दिया गया था। यहां पर स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यहां पर उद्देशीय प्रस्ताव संविधान सभा के सामने रखा था, यहां पर उद्देशीय प्रस्ताव को पास कर दिया गया था 22 जनवरी को। यहां पर आज के तिरंगा को स्वीकार कर लिया था। 29 नवंबर 1949 को 16 अनुच्छेद लागू हो गए थे, और 24 जनवरी 1950 को अंतिम संविधान सभा की बैठक, और यहां पर पूरा संविधान लागू हुआ था। यह हो गया ये प्रश्न। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वर्ष भारत के संविधान में यह अंतर स्थापित किया गया कि राज्य आर्थिक, ध्यान रखना, आर्थिक और अन्य नियोक्ताओं के कारण किसी भी नागरिक को निःशुल्क विधिक सहायता सुनिश्चित करेगा। तो 1900 कौन सा था, तो देखिए ए ऑप्शन 1978, ए ऑप्शन है 1978, बी ऑप्शन 1946, 1975 या फिर 1979। इस क्वेश्चन का सही आंसर तो है 1946। 1946 ही क्यों है, क्योंकि आपको पता होगा, आप हर बार पढ़ते हैं भारतीय संविधान के जो नीति निर्देशक तत्व पढ़ते हैं ना आप, उसी नीति निर्देशक तत्व के अंदर संविधान का 42वां, मैं यहां लिख रहा हूं, ठीक है, संविधान का 42वां संविधान संशोधन होता है भाई। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन, यह संशोधन होता है, और इसी संशोधन के द्वारा संविधान के अंदर नीति निर्देशक तत्व
नीति निर्देशक तत्व जिसके अंदर 39A जोड़ा गया था। और इसी 39A के अंदर ये बातें लिख रखी हैं कि राज्य का यह दायित्व होगा, अगर कोई व्यक्ति आर्थिक परिस्थिति या फिर अन्य नियोक्ता की वजह से अगर वो न्याय न प्राप्त कर रहा है तो उस व्यक्ति को राज्य द्वारा निःशुल्क विधिक सहायता उपलब्ध करवाई जाएगी। यह बात 39A के अंदर 42वें संविधान संशोधन जो कि नीति निर्देशक के अंदर शामिल की गई है। उसके अलावा मैं आपको बता दूं 42वां जो संविधान संशोधन है वो इंदिरा गांधी के समय होता है भाई, इंदिरा गांधी। और ये भी एक बात और ध्यान रख लेना, 42वें संविधान को ही मिनी संविधान भी बोलते हैं भाई, मिनी संविधान इंपोर्टेंट है भाई, कई बार यहां से क्वेश्चन बनता है तो आप ध्यान रख सकते हो। तो ये हो गया क्वेश्चन। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह हो गया, अगला क्वेश्चन आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। और इसमें देखिए सोचे ए सोचे बी से मिलान कीजिए और नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर, ध्यान रख लेना यहां पूछ रहा है सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको बताना है कि इनमें से सही कौन सा है। नीचे ये ऑप्शन आ रहे हैं, ये वाले ये ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से सही कूट कौन सा होगा वो कूट आपको चुनना है। अब देखिए इनमें से सही कौन सा है। इंदिरा गांधी बनाम एक मिनट, इंदिरा गांधी बनाम, तो इंदिरा गांधी बनाम कौन सा, इसमें से कौन सा संविधान संशोधन, मैंने अभी भी बताया था कौन सा होगा इसके अंदर, कौन बताएगा? तो आप बता सकते हैं इसके अंदर आपके यह तीसरा 39वां संविधान संशोधन भी इन्हीं के समय हुआ था, इंदिरा गांधी बनाम ये 39वां वाला संविधान संशोधन। और मिनर्वा मिल बनाम, इसमें कौन सा होगा, इसमें कौन सा हो सकता है? तो 42वां के हो तो वाला, ये 52वां इसमें हो जाएगा। पी संबा मूर्ति वाले में ये 4 हो जाएगा। इसमें भाई साहब यही सही ऑप्शन लग रहा है मुझे, यही वाला चौथा ऑप्शन ही सही लग रहा है, इंदिरा गांधी बनाम, क्योंकि इंदिरा गांधी के समय भी 39 वाले भी हुआ था, 42वां भी होता, बट 42वां आपके मिनर्वा मिल्स के समय भी चर्चा में रहा था, इसलिए यहां पर इस हिसाब से होगा, क्योंकि 39वां इसमें हो नहीं सकता क्योंकि इंदिरा गांधी के समय ये भी हुआ ये भी हुआ। ठीक है, तो आप 39वां इसमें कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इंदिरा गांधी वाला सबसे पहले थर्ड ऑप्शन आएगा, तो मतलब 39वां आ गया। ठीक है, उसके अलावा मिनर्वा मिल्स के अंदर 1 नंबर 42वां संविधान संशोधन, ये वाला 2 नंबर 52वां संविधान संशोधन। उसके अलावा सबसे नीचे वाला है सबसे नीचे वाला पी सब्बा मूर्ति बनाम आंध्र प्रदेश, जो कि आपके हो गया 32वां संविधान संशोधन। अब हुआ क्या था, अब इंदिरा गांधी बनाम जो कि 39वां संविधान संशोधन होता, और ये मिनर्वा मिल्स वाले में क्या होता, मिनर्वा मिल्स वाला मैं बता देता हूं, 42वां संविधान संशोधन था। इसके अंदर न्यायालय ने यह कहा कि भाई संसद चाहे जितना संशोधन कर ले, लेकिन वो मूल ढांचे के अंदर परिवर्तन नहीं कर सकती है, वो मूल ढांचे के अंदर परिवर्तन नहीं कर सकते हैं। हालांकि नीति निर्देशक तत्वों को लागू कराने की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होगी, लेकिन उसके नीति निर्देशक तत्वों पर हमेशा मौलिक अधिकार हावी रहेंगे, और मौलिक अधिकारों में नीति निर्देशक तत्व लागू कराने के कारण उसमें संशोधन किया जा सकता है। लेकिन ध्यान रखना, अगर संशोधन करती हैं लेकिन संविधान का मूल ढांचा परिवर्तन नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये 42वां संविधान संशोधन। उसके अलावा 52वां संविधान संशोधन, 52वें संविधान संशोधन के अंदर दल बदल से संबंधित है, आपने पढ़ा भी होगा, जो कि मामला ये वाला है कि हो तो होलाहान बनाम जसेलो दल बदल कानून, जो कि 52वां संविधान संशोधन 10वीं अनुसूची के अंदर इसका वर्णन कर रखा है। जिस समय यह लागू हुआ था उस समय एक तिहाई सदस्य जाते थे, तब उनकी सदस्यता रद्द हो जाती, लेकिन वर्तमान के अंदर 2 तिहाई सदस्य अगर जाते हैं तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। ठीक है, तो ये ध्यान रख लेना, क्योंकि पहले कम था फिर बाद में ज्यादा जोड़ा गया था। ठीक है ना, ये हो गया प्रश्न। ठीक है,
उसके अलावा मैं आपको बता दूं 42वां संविधान संशोधन को मिनी संविधान संशोधन भी बोलते हैं, और इसे संविधान संशोधन के अंदर समाजवाद, मत निरपेक्षता, अखंडता जैसे शब्द भी जोड़े गए थे। ठीक है, ये शब्द यहां पर ही जोड़े गए थे, और संविधान के मूल ढांचे का जो कॉन्सेप्ट है वो भी 42वें संविधान संशोधन से ही आया था। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए ध्यान रख लेना इस प्रश्न को। और एक हम अलग से एक क्लास ले लेंगे, जो कि ये संविधान संशोधन जितने भी हैं वो हैं सब एक क्लास में ऐड कर लेते हैं। ठीक है, एक क्लास लेके तो उसमें अच्छा गहराई से पूरा डिटेल से जानकारी ले लेते हैं। एक 42वां का, एक 52वां का, सब ऐसे एक एक क्लास सबकी ले लेते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ, हालांकि क्वेश्चन बड़ा है लेकिन डरना नहीं है, क्योंकि जितना बड़ा होता है उतना आंसर भी बढ़िया होता भी। अब देखिए क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। यहां पर गलत कथन पूछ रहा है, ध्यान से देख लेना, गलत कथन पूछ रहा है। अब पहला ऑप्शन आ रहा है कि भारत के राष्ट्रपति का चुनाव एक निर्वाचक मंडल होता है। बात एकदम सही है, भारत का जो राष्ट्रपति का चुनाव है उसका एक निर्वाचक मंडल भी होता है, यह बात एकदम सही है। मंडल के जो ये निर्वाचक मंडल होगा उसके सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिसमें ए संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ध्यान से देख लेना, संसद के दोनों सदनों के, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा, वो भी निर्वाचित, मनोनीत नहीं है, निर्वाचित सदस्य। और बी ऑप्शन बी में दे रखा है राज्यों की जो विधानसभा है या फिर विधानसभाओं और विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेशों के भी निर्वाचित सदस्य शामिल होते हैं। यह भी बात एकदम सही है, यह बात सही है और यह भी सही है, दोनों बातें सही है कि भाई राष्ट्रपति के चुनाव में एक निर्वाचक मंडल तो होगा, उस निर्वाचक मंडल के अंदर भाग लेने वाले संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य होंगे। उसके अलावा राज्य विधानसभाओं के भी या केंद्र शासित जहां पर प्रदेश है वहां पर भी जो विधानसभाएं हैं वहां पर भी निर्वाचित सदस्य भाग लेंगे, यानी कि विधान परिषद के सदस्य या फिर मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। ठीक है, अगला देखिए, और यह निर्वाचक मंडल के प्रत्येक सदन के लिए वोट का मूल्य 1971 की जनसंख्या जनगणना के आधार पर तय किया जाता है, और यह तब तक जारी रहेगा जब तक वर्ष 2026 के बाद पहली बार जनगणना जनसंख्या प्रकाशित नहीं हो जाती। यह बात एकदम सही है, 1971 में ही यह तय किया गया था। ठीक है ना, अब आगे 2026 तक तो यही प्रक्रिया रहने वाली है। अब 26 के बाद में देखते हैं क्या कुछ बदलाव होता है या फिर मत मूल्य बढ़ जाएगा, तो वो सीटें जैसे सदस्य बढ़ेंगे उस हिसाब से 2026 तक तो यही रहने वाला है, और यही इसके अंदर बोला जा रहा है। तो ये ऑप्शन दूसरा एकदम सही है, कोई गलत नहीं है। अगला देखिए, चुनाव एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा होगा। एकदम सही है, राष्ट्रपति का चुनाव ये इसी पद्धति से हो रहा है, क्योंकि इसमें जो आम चुनाव होते हैं उस हिसाब से नहीं होता है, इसमें वरीयता के हिसाब से चुनाव होता है। एक ही व्यक्ति वरीयता के हिसाब से अलग अलग वोट दिया जाता है, फिर वोटों को आपस में बांट दिया जाता है, तो यह प्रक्रिया अलग है भाई, तो ध्यान रखना इसी पद्धति से होता है। और ये हम भी राष्ट्रपति का जब टॉपिक पढ़ेंगे तो मैं इसको पूरा क्लियर करके बता दूंगा, लेकिन यहां पर एकदम बात सही है, जो राष्ट्रपति का चुनाव है वो एकल संक्रमणीय मत के आधार पर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा ही होता है। अब चौथा देखिए, किसी राज्य के विधानसभाओं के प्रत्येक निर्वाचित सदस्य के उतने मत होंगे जितने कि 100 के गुणित उस भागफल में हो राज्य की जनसंख्या को उसके विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों की कुल संख्या से भाग देने पर आए। यह बात एकदम गलत लिख रखी है, ऐसा कुछ नहीं है। जो इसमें दूसरा पॉइंट लिख रखा है ना वही सही है, लेकिन यह पॉइंट एकदम गलत है जो कि नहीं बैठता है भाई राष्ट्रपति के बारे में। ठीक है ना, तो इसी हिसाब से उत्तर देखा जाए तो आपका A4 ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ठीक है, 4 ऑप्शन ही इस क्वेश्चन का सही आंसर है। आपने कई बार पढ़ा होगा, संसद का निर्माण भारत के दोनों सदनों और एक राष्ट्रपति के मिलने से होता है ना। राष्ट्रपति से लगभग काफी अनुच्छेद है, मैं अगली क्लास में अपलोड करने वाला हूं, तो वो भी जाके देख लेना आप। मैं राष्ट्रपति के बारे में ही कुछ महत्वपूर्ण अनुच्छेद पढ़ाने वाला हूं, 52 से लगाकर पूरे 78 तक, उसके अलावा भी कुछ
बताने वाला हूं, ठीक है। तो मैं वो उसमें बता दूंगा, ठीक है। ये हो गया। आपको इस क्वेश्चन के अंदर एक ही बात ध्यान रखना है कि राष्ट्रपति के चुनाव के लिए एक निर्वाचक मंडल होता है। राष्ट्रपति के चुनाव के अंदर संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, मैं बार बार बोल रहा हूं, मनोनीत नहीं बोल रहा हूं, मनोनीत इसके अंदर भाग नहीं लेते, मनोनीत इसके अंदर भाग नहीं लेते हैं, सिर्फ निर्वाचित सदस्य ही भाग लेते हैं। राज्यों के विधानसभाओं या फिर केंद्र शासित प्रदेश है, वहां पर भी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही इसमें भाग लेते हैं। और चुनाव एकल मतदान प्रणाली या फिर आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली से चुनाव होते हैं। राष्ट्रपति के 5 साल इसका कार्यकाल है। वो जितनी भी बातें हैं वो ठीक है, मैं अगली क्लास में आपको कुछ अनुच्छेद वगैरह बताने वाला हूं, तो आप उसमें जाके देख लीजिएगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, है ना। यह है आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान रखना, यह भी इंपॉर्टेंट है भाई। यह भी क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि भारत के चुनाव आयोग के संबंध में, भारत का चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग के संबंध में कौन सा कथन सही कथन है। अब की बार, पिछली बार पूछा गया गलत कथन, अब की बार पूछ रहा है सही कथन। अब इनमें से बताना है, 3 गलत हैं, 1 सही है। भारत का चुनाव आयोग एक स्थायी संवैधानिक निकाय है और इसकी स्थापना 25 जनवरी, बोल रहा है कि 25 जनवरी 1952 को संविधान के अनुसार की गई। यह गलत है क्योंकि स्थापना 1950 के अंदर होती हुई, जबकि यह बात एकदम सही है। यह एक स्थायी संवैधानिक निकाय है। स्थायी संवैधानिक निकाय तो है, लेकिन स्थापना 25 जनवरी भी सही है, लेकिन यहां पर 1950 था, इस वजह से पहला ऑप्शन तो गलत हो गया भाई, ठीक है। दूसरा देखिए, बहुमत द्वारा निर्णय लेने की शक्ति के साथ बहुसदस्यीय आयोग की अवधारणा 1995 में रखी गई। यह बात भी गलत है क्योंकि यह अवधारणा पहली बार बहुसदस्यीय अवधारणा 1989 के अंदर यह रखी गई थी, 1989, ठीक है। यह बात गलत है। आगे देखिए तीसरा ऑप्शन, संविधान के अंतर्गत संसद और राज्य विधानमंडलों के सदस्यों के निर्वाचन पश्चात निरयोग्यताओं के मामले में आयोग के पास परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार भी है। यह बात एकदम सही है क्योंकि जब चुनाव होते हैं संसद और राज्य विधानमंडलों के, उनके सदस्य चुन के आते हैं और बाद में पता अगर उसको चलता है कि वो तो निरयोग्य था, तो इसका निरयोग्यता का अगर पता चलता है तो उसको अयोग्य कौन करेगा, तो ये है चुनाव आयोग। इसी पसंद का तो यह आंसर तो सही हो गया, यही एक कथन है जो सही था, लेकिन आगे वाला कथन भी देख लीजिएगा। राष्ट्रपति मुख्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति करता है और उनका कार्यकाल 5 वर्ष या फिर 60 वर्ष, यही गलत है क्योंकि वर्तमान के अंदर 6 वर्ष और अधिकतम 65 वर्ष की आयु है भाई, ठीक है, ये ध्यान रख लेना। हालांकि नियुक्ति राष्ट्रपति जी ही करते हैं, ठीक है, हालांकि नियुक्ति राष्ट्रपति जी करते हैं, लेकिन उम्र 6 वर्ष 65 वर्ष है। अब मैं कुछ और चीजें बता देता हूं। यह ऑप्शन तो आपका सही हो गया, यह ऑप्शन एकदम सही है, यह ऑप्शन तो सही है। अब देखिए कुछ जानकारी और देता हूं। देखिए यहां तो चलिए यहां लिख लेता हूं मैं, 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है, किसकी, भारतीय संविधान चुनाव आयोग की, ठीक है। 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है। अब इसको संवैधानिक आयोग क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसका वर्णन कर रखा है अनुच्छेद नंबर 324 से 329 के मध्य, इसी कारण इसका संवैधानिक बोलते हैं। संविधान के अंदर इसका उल्लेख है चुनाव आयोग का, ठीक है। अगर भाग पूछे तो भाग कौन सा होगा, भाग 15, भाग 15 के अंदर चुनाव आयोग का वर्णन कर रखा है। 25 जनवरी 1950 को इसकी स्थापना होती है, 324 से 329 अनुच्छेद के मध्य इसका वर्णन कर रखा है। अब आपको इंपॉर्टेंट चीज यह है कि 1989 के अंदर यह सदस्य 3 सदस्य बन गया था, ठीक है, जो कि 2+1 हो गया था। एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी, मुख्य निर्वाचन आयुक्त, या फिर 2 अध्यक्ष सदस्य थे, लेकिन ये कुछ दिन बाद में ही वापस से 1 सदस्य हो गया। लेकिन 1993 के बाद में ये वापस से त्रिसदस्यीय बनाया गया, जो कि वर्तमान स्थिति तक 2+1 ही है, ठीक है।
ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा आपको बता दें, इसकी जो समिति बनती है, इसकी जो नियुक्ति होती है, उसकी समिति बनती है, उसके अंदर 3 सदस्य हैं। एक तो प्रधानमंत्री साहब खुद हैं, एक विपक्ष के नेता है, ठीक है, विपक्ष के नेता है, और एक है आपके कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्री, आयु मैंने अभी बताई थी आपको, जो उम्र है वो 6 वर्ष है। कार्यकाल कितना होगा? 6 वर्ष, और अधिकतम 65 वर्ष। नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। तो एक बार वापस बता रहा हूं, भारतीय चुनाव आयोग जिसकी स्थापना संविधान के भाग 15 में वर्णन कर रखा है, अनुच्छेद नंबर 324 से 329 के मध्य इनका वर्णन कर रखा है, और संविधान के अंदर इस अनुच्छेदों के अंदर वर्णन होने के कारण ही इसको संवैधानिक निकाय भी बोला जाता है। अगर विधि बनाकर होता तो वैधानिक बोलते भी, क्योंकि संविधान के अंदर इसका स्पष्ट रूप से उल्लेख है, इसीलिए इसको संवैधानिक निकाय बोला जाता है। उसके अलावा राष्ट्रपति महोदय द्वारा इनकी जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त बनते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं, और इनकी उम्र 6 वर्ष 65 वर्ष तक इनका कार्यकाल है। उसके अलावा जो समिति इसकी सिफारिश करती है कि भाई किस व्यक्ति को बनाया जाएगा, वो व्यक्ति कौन होगा, उसकी सिफारिश करती है। उस समिति का अध्यक्ष भी प्रधानमंत्री होगा, एक उसमें कैबिनेट मंत्री होंगे, और एक आपके विपक्ष के नेता होंगे। ये भी आप ध्यान रख लेना। 25 जनवरी 1950 1989 तक इसमें 1 सदस्य था, लेकिन फिर बाद में 3 सदस्य बनाया गया। उसके बाद से वापस 1 सदस्य बनाया गया, लेकिन 1993 के बाद में इसको वापस 3 सदस्य बनाया गया, जो कि वर्तमान में यह 3 सदस्यीय आयोग है। यह थी इसके बारे में इंपॉर्टेंट जानकारी जो मैंने आपके साथ में साझा की। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन अभी देख लो, आप आपके स्क्रीन पर आ चुका है। तो देखिए, लोकसभा के अध्यक्ष की शक्तियों के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? अब की बार और पूछ रहा है कि सही है, ठीक है। अब कथन सही पूछ रहा है, नीचे ऑप्शन दे रखे हैं भाई, ये ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन देख लो, पहला ऑप्शन कह रहा है लोकसभा अध्यक्ष संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, एकदम है ना, संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करते हैं। यह बात एकदम सही है। पहला ऑप्शन किसमें आ रहा है? पहला ऑप्शन इसमें भी आ रहा है, 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 ठीक है। मतलब पहला तो ऑप्शन सही है, पहला ऑप्शन एकदम सही है। अगला देखिए, जब तक वित्त विधेयक को निचले सदन, यानी कि निचला सदन कौन सा हो गया? लोकसभा से उच्च सदन यानी कि राज्यसभा को भेजा जाता है, तो अध्यक्ष द्वारा उस विधेयक को वित्त विधेयक के तौर पर प्रमाण पत्र दिया जाता है। एकदम ये भी बात सही है, ठीक है ना। क्यों सही है? क्योंकि वित्त विधेयक हमेशा आपने पढ़ा होगा लोकसभा के अंदर ही पारित होता है, और ये राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही होता है, और इस पर पूरा वो वित्त विधेयक है या ना है उसकी जानकारी भी अध्यक्ष साहब को होती है, और वो अध्यक्ष साहब जब दूसरे सदन में भेजते हैं तो उसको एक प्रमाण पत्र भी जारी कर सकते हैं। तो ये बात एकदम सही है भाई। अगला कथन देखिए, जब अध्यक्ष को हटाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तो अध्यक्ष ना तो अध्यक्षता करेंगे और ना ही कार्यवाही में भाग लेंगे। यह कथन भी एकदम सही है। यही कथन आपके गलत हो रहा है, यही कथन गलत हो रहा है। जब अध्यक्ष को हटाए जाने का प्रस्ताव विचाराधीन हो तब अध्यक्ष ना तो अध्यक्षता करेंगे और ना ही कार्यवाही में भाग लेंगे। यह कथन आपके गलत है भाई, यही कथन गलत है। यह तीसरा गलत है। तीसरा किसमें है? तीसरा इसमें भी है, इसमें नहीं है तो पहले से कट गया, इसमें भी है तो इसमें भी, यह भी कट गया। इसका मतलब आंसर सही हो गया आपने, 3rd नंबर आंसर आपके एकदम करेक्ट है। क्यों? क्योंकि ये गलत हो गया तो फिर इसमें चौथा ऑटोमेटिक आ गया भाई, मतों की समानता के अलावा अध्यक्ष सदन में मतदान नहीं करेंगे। ध्यान रखना, अगर जब कभी भी लोकसभा और राज्यसभा किसी भी विधेयक पर मतदान करते हैं और बराबर मतदान आ जाते हैं तो फिर लोकसभा अध्यक्ष है वो उस पर मतदान करते हैं, उसके अलावा मतदान नहीं करेंगे। जब समानता की स्थिति बनेगी तब ही लोकसभा अध्यक्ष मतदान करेंगे, उसके अलावा वो मतदान अपना नहीं करेंगे। ये था पर्सन भाई, ठीक है। उसके अलावा जो भी संसद के दोनों सदनों की जो बैठक है वो आहूत राष्ट्रपति साहब करते हैं, जबकि अध्यक्षता संसद के अध्यक्ष करते हैं। अभी लोकसभा अध्यक्ष आप सबको पता होगा वो मिडला जी है ना,
तो आप ध्यान रखना, अध्यक्षता ओम बिरला जी करेंगे, जबकि बुलाएंगे अपने भारत के महामहिम राष्ट्रपति महोदय ना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और उसके अलावा यह भी आप ध्यान रख सकते हो, धन विधेयक का ऐसा कुछ शब्द लिख नहीं रखा है, वार्षिक वित्तीय विवरण जो कि अनुच्छेद नंबर 112 के अंदर वर्णन कर रखा है। हाँ, अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वो विषय है जिस पर 31 दिसंबर 2023 को वित्त मंत्रालय द्वारा अधिसूचित वित्त आयोग ने अपनी सिफारिश नहीं करेगा, नहीं करेगा। ठीक है, पहला ऑप्शन, ये ऑप्शन देखिए, पहला ऑप्शन देख लीजिएगा, संविधान के अध्याय 1 और अध्याय 12 के तहत संघ और राज्यों के बीच विभाजित किए जाने या किए जा सकने वाले करों के निवल आगमों का वितरण, वो बोल रहा नहीं करेगा। इसका तो ये करने वाला है भाई, इसका तो ये करने वाला है। वे सिद्धांत जो भारत की संचित निधि से राज्यों के राजस्व के सहायता अनुदान को नियंत्रित करते हैं, इसका भी ये करने वाला है भाई, इसका भी ये अपनी सिफारिश करने वाला है। और पंचायतों और नगरपालिकाओं संसाधनों की पूर्ति के लिए राज्य की संचित निधि को भी बढ़ाने के लिए आवश्यक उपाय, तो यह भी करने वाला है। लेकिन चौथा ऑप्शन एकदम सही है, क्योंकि जलवायु प्रबंधन पहल, ये भाई इसका कोई लेना देना नहीं है, इसका अलग है। ठीक है ना, वित्त पोषण पर वर्तमान व्यवस्था की समीक्षा करेगा, यह नहीं करेगा भाई, वित्त विभाग वित्त मंत्रालय नहीं करता है, यह अलग मंत्रालय के तहत आता है भाई। ठीक है ना, तो ये चीजें थी। चलते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सब मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये क्वेश्चन सब अभी 2025 के अंदर ही एग्जाम होता, उसके अंदर आ रखे हैं, वही क्वेश्चन मैंने लेके आया हूं मैं आपके लिए। और ये क्वेश्चन अक्सर बार बार रिपीट हो रहे हैं, हर बार क्वेश्चन रिपीट ही हो रहे हैं, थोड़ा बहुत क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ के नया टाइप बनाया जाता है। ठीक है ना, लैंग्वेज थोड़ी चेंज हो जाती है, लेकिन क्वेश्चन वही आ रहा है। हाँ, ये वाला देख लो। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा, नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर को चिन्हित कीजिएगा। ठीक है, 2004 के अंदर 2004 में चुनाव में कांग्रेस ने 145 लोकसभा स्थानों पर विजय प्राप्त की थी। ये बात एकदम सही है भाई। 2004 के अंदर जब लोकसभा के चुनाव होते हैं तो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री बनते हैं। उस समय उससे पहले 5 साल आपके भाजपा सरकार रह चुकी थी, उसके बाद में चुनाव होते हैं जब 2004 के, तो उस समय डॉक्टर मनमोहन सिंह, जबकि लोकसभा में सबसे ज्यादा सीटें कांग्रेस ने ही प्राप्त की थी, 145 सीटें लगभग, जो कि 543 में से थी। और इसी कारण ये बात एकदम सही है। और 2004 के अंदर चुनाव में भाजपा ने 133 नहीं थी, 138 थी भाई, ये ध्यान रख लेना, 138 सीटें प्राप्त की थी, विजय प्राप्त की थी। इसका मतलब यह कथन तो गलत हो गया। 2004 के चुनाव में मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने 48 लोकसभा सीटें प्राप्त की थी, है ना, लेकिन यहां पर 43 है। ठीक है, इसलिए यह भी आपका गलत हो गया। मतलब केवल एक ही सही है ना, ये रहा, केवल एक ही सही है, मतलब ये ऑप्शन आपका एकदम सही है, बाकी दोनों गलत है। ठीक है, तो ये था आंसर इसका। चलते हैं आज के, ये हालांकि बहुत पीछे था लेकिन फिर भी इन्होंने पूछ लिया है, कुछ भी पूछ लेते हैं भाई, पूछने को तो इनको पूछना होता है, तो कितना भी पीछे जाके पूछा जा सकता है। आगे देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयोग, केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस समिति की सिफारिश पर की गई, यह किस समिति की सिफारिशों के आधार पर हुई थी। ठीक है, तो यह प्रश्न तो कई बार रिपीट हो चुका है और आगे भी होगा। पहला है संतानम समिति, और दूसरा है केलकर समिति, बक्सी टेकचंद समिति, श्रवण सिंह समिति, सरदार श्रवण सिंह वाली है। तो इस प्रश्न का तो सही आंसर संतानम समिति, यह प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है, जबकि इसकी स्थापना 1964 के अंतर होती है संतानम समिति की। ठीक है ना, तो यह आपको ध्यान रखना। भ्रष्टाचार से संबंधित कुछ जांचें करते हैं ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। सरदार श्रवण सिंह समिति, इसकी सिफारिश आपको पता होगा संविधान के अंदर मूल कर्तव्य भी शामिल किए गए थे। ठीक है ना, मूल कर्तव्य। उसके अलावा वो 86वां संविधान संशोधन, वो भी इन्हीं की सिफारिश थी भाई,
मूल कर्तव्य जो कि हमने यूएसएसआर से लिए थे, सोवियत संघ से लिए थे। अभी वर्तमान का रूस है भाई जो कि मूल कर्तव्य है, ठीक है ना। हालांकि मूल कर्तव्य शामिल किए थे भाई, ठीक है ना। उसके अंदर जो मूल कर्तव्य शामिल थे उसके अंदर जो 11वां मूल कर्तव्य है वो इनकी सिफारिश थी, ठीक है। ये आप बात ध्यान रखना। चलते हैं आज के नेक्स्ट क्वेश्चन पर, और बस खत्म हो गया भाई, इतने ही थे क्वेश्चन। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। अगली हमारी सीरीज में ऐसे ही दमदार क्वेश्चन और लेके आएंगे जब भी हमारी नेक्स्ट क्लास होगी। मिलेंगे हम एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर एक बढ़िया सा और भी इससे भी बढ़िया क्वेश्चन लेके आएंगे, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के अंदर ही लाने वाले हैं। आप जरूर से देखिएगा और क्लास देखने के बाद में आप जरूर ये एनालिसिस करके बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर कुछ इसमें और भी कुछ ऐड करना हो तो भी आप जरूर से कमेंट कीजिएगा। बाकी सब बढ़िया है। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।